नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक करियर क्लासेज। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो हम पढ़ा चुके हैं बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा पर, उसी पर आज जो हम उसका क्वेश्चन लेकर के हैं जो विभिन्न टीचिंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे प्रगतिशील शिक्षा, इधर बाल केंद्रित शिक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो और हम इस पर क्वेश्चन जो है ऐड करेंगे, अभी इस पर से अगला स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि दोस्तों जो इस चैनल पे पहली बार हैं, कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में आपको इस चैनल पे आपको CTET से जुड़े जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको थ्योरी का वीडियो मिलेगा और आपको टेस्ट सीरीज जो मिलेगा। उसके बाद जो है आपको जो है DLED से जुड़े भी जो है वीडियो आपको इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन है, ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानता है या माना जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर हम बता चुके हैं एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की, और जो है उसको और प्राथमिक शिक्षा में कैसा होना चाहिए, एक निर्देशक की जो मतलब बच्चों को सही दिशा निर्देश दे सके, सुगमकर्ता की। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे देख लीजिए एक में है पढ़ने की उत्सुकता। तो शिक्षक में ये चीज़ ऐसा, ये ऑप्शन इस पर बैठता ही नहीं तो काट देंगे। दो में धैर्य और दृढ़ता। तीन में है शिक्षण पद्धति और ज्ञान में दक्षता। हम उसमें प्रगतिशील शिक्षा जब पढ़ा रहे थे तो जॉन डीवी में उसमें चर्चा हुआ था कि शिक्षकों को जो है ज़्यादा ज्ञानी और जो है और टीचिंग मेथड ज़्यादातर नहीं, उसका ज्ञान ज़्यादातर मायने नहीं रखता है। जो ज़्यादा मायने रखता है वो बच्चों का ज्ञान, बच्चों के बारे में ज्ञान जो है ज़्यादा मायने रखता है। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, ये ऑप्शन कट जाएगा उनके अनुसार। यहाँ पर अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, ये भी नहीं होगा। अति मानक भाषा यानी कि जो स्टैंडर्ड भाषा है उसमें हमको बच्चों को नहीं पढ़ाना है, हमको उसके मातृभाषा के अनुसार पढ़ना है, उसके बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। तो इसमें क्या होना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए एक शिक्षक में। प्राइमरी शिक्षक में क्या होनी चाहिए, एक मतलब ये गुण जो है बहुत ही मायने रखता है, धैर्य और दृढ़ता बना के रखना है। कक्षाओं में जब बच्चों से विभिन्न तरह के बच्चे आते हैं तो समायोजन करने में समय लगता है। तो उस समय शिक्षक को क्या होना चाहिए, धैर्य के साथ रहना चाहिए और उनको जो है वो बच्चों को जो है सही दिशा निर्देश देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला ज़्यादा जो अच्छा सबसे ऑप्शन है, इसमें क्या होगा, वही शिक्षण से अधिगम पर बल दिया जा सकता है, सीखने पर बल दिया जा सकता है। तो एक में परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, परीक्षा के परिणाम पर केंद्रित होकर हम अधिगम नहीं करा सकते हैं बच्चों को। तो दो में है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या करते हैं, इसमें केंद्र बिंदु क्या होता है, बालक होता है। बालक के अनुरूप हम शिक्षा देते हैं, बालक के रुचि के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए हम क्या करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। रटने को तो NCF पूरा विरोध करता है। NCF क्या करता है, रटने को पूर्ण रूप से परिभाषा का विरोध करता है, ये रटने का विरोध करता है। और जो है आपको जहाँ पे हतोत्साहित मिले वो ऑप्शन गलत होना चाहिए, गलत हो जाता है बच्चों के लिए। यहाँ पे अग्र शिक्षण की तकनीक, अग्र मतलब होता है उपयुक्त या अच्छा बोलिए। तो अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, तो यहाँ पे भी अभी चर्चा की है कि शिक्षण पद्धति और ज्ञान की जो समझ टीचर में नहीं होना चाहिए ज़्यादा, जो मायने बेस ज़्यादा रखता है वो बालक का ज्ञान जो है ज़्यादा मायने रखता है बाल केंद्रित शिक्षा में। तो ये ऑप्शन में क्या होगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। इसकी जो है पूरा वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, एकदम सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। चलिए ये देख लीजिए, जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और जो नया पैटर्न पर जो एग्ज़ाम होगा, CTP का क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग पर जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जो हम क्वेश्चन आधारित कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो एक प्रगतिशील कक्षा में एक में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल पाठ्यक्रम यानी कि जो
अटल पाठ्यक्रम का जो है एनसीएफ विरोध करता है। वो कहता है कि बच्चों को जो पाठ्यक्रम होना चाहिए लचीला होना चाहिए, उसके परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो अटल पाठ्यक्रम ये कट जाएगा। और जो है वैसे भी प्रगतिशील शिक्षा में जो है हस्तशिल्प यानी कि हाथ से सीखने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, और जो इसमें जो तो क्या था, प्रोजेक्ट विधि था, जिसमें हम बच्चों को खुद से करके सीखने देते हैं, उससे आत्मविश्वास, उसमें आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो ये ऑप्शन कट गया। अगला देख लीजिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल नहीं देना है, हमें उसके अधिगम पर बल देना है, उसके जो सर्वांगीण विकास पर बल देना है, ये कट जाएगा। 3 में है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करना चाहिए। ये देखिए अवसर वाला जहाँ पे भी आंसर मिले ना तो हम बता देते हैं, ये ट्रिक है। अवसर मिले, सक्रिय भूमिका मिले, सक्रिय सहभागिता मिले, प्रोत्साहित मिले, ये सब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है और धीरे धीरे बताएंगे, धैर्य रखिए, ठीक है। शिक्षक का काम क्या है, यहाँ पे देखें ना, धैर्य और दृढ़ता, तो धैर्य और दृढ़ता रखिएगा तो बहुत कुछ सीखेगा, ठीक है। चलिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करना चाहिए, तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। यहाँ पे आप विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना, ये गलत बात है। उनकी योग्यता, उसकी क्षमता के अनुसार जो है हमें रुचि के अनुसार हमें क्या करना है, उस पर उसकी शिक्षा देना है, ये गलत हो जाए। इतना समझ गए, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहाँ तक हमें उम्मीद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। तो एक प्रगतिशील कक्षाओं में व्यक्तिगत विभिन्नता पर हम बहुत अच्छा से चर्चा किए हैं बाल केंद्रित शिक्षा में, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब हो गया कि स्कूल में जो बच्चे आते हैं सभी में क्या होता है, आपस में विभिन्नता होता है, भाषा के आधार पर हो, रुचि के आधार पर हो, क्षमता के आधार पर हो, मतलब जिस चीज़ के आधार पर, सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर, सबकी क्या होती है, अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। सॉरी दोस्तों, तो व्यक्तिगत विभिन्नता आप लोग समझ गए होंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता में सभी बच्चे एक समान नहीं होता है, सभी की हम व्यक्तिगत रुचि को देखते हैं, उसके अनुसार शिक्षा देते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखना चाहिए, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, गलत। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी गलत है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ये भी गलत बात है। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है ये व्यक्तिगत विभिन्नता। जब हम अध्यापन अधिगम कराते हैं, जब हम जो है, अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना और अधिगम का मतलब होता है सिखाना। जब हम एक पढ़ा और सिखा रहे होते हैं बच्चों में, और व्यक्तिगत विभिन्नता को हम जब ध्यान में रख के पढ़ाते हैं, तो वो अधिगम क्या होता है, सबसे बेहतर होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है किसी बच्चे का नाम लेकर के बुलाना, वो व्यक्तिगत विभिन्नता को सबसे अच्छा मतलब प्रदर्शित करता है। तो इतना समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। तो पहला है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें हम बच्चों को रुचि, क्षमता, योग्यता, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर हम क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो नैतिक शिक्षा इसमें नहीं होगा ये भी है, लेकिन बहुत ही उतना बाल केंद्रित शिक्षा को ये नहीं दर्शा रहा है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण, ये तो पूर्ण रूप से वर्जित है। शिक्षकों का अनुगमन अनुसरण नहीं करना है। हम शिक्षक को बच्चों को जो है समझना है, ठीक है। बच्चों को हमें नहीं समझना है, ठीक है। हमें बच्चों को समझना है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कट गया। अगला है बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, तो ये है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बच्चों को जो है अभिव्यक्ति करने का अवसर देना है, उसके सक्रिय भागीदारी का यानी खुद से करके सीखने का अवसर देना है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ये गलत बात है, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब चौथा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो कैसा वातावरण अगर शिक्षक बनाएगा तो अधिगम सुगम होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा बेहतर है। पहला है नियमात्मक नहीं होगा, नियम नहीं बनाना है बच्चों के लिए, ठीक है। उसको जो है खुद से करके सीखने देना है, नियम नहीं बना देना है, उतना जटिल नियम नहीं बना देना है, एकदम नियम जो भी बनेगा वो लचीला बनेगा, ठीक है। तुम्हें समावेशन को हतोत्साहित जब भी मिले तो काट देना है, प्रोत्साहित बच्चों के लिए होता है, सही बात है, समझे। चलिए 3 में आवृत्ति को बढ़ावा देना। आवृत्ति का अब मतलब होता है अभ्यास, यानी कि बार बार। तो ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो है
इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या होता है, उब जाते हैं। यहाँ पर खोज को प्रोत्साहन देकर, प्रोत्साहन वाला उत्तर होता है, हतोत्साहन वाला उत्तर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, खोज को प्रोत्साहन देकर। इसमें बच्चा क्या होता है, जिज्ञासा होता है, उसमें निरीक्षण की शक्ति आती है, तो इसमें बच्चा खुद से करके सीखता है। तो इसका क्या हो जाएगा, खोज और प्रोत्साहन को, खोज को प्रोत्साहन देकर जो हम शिक्षण अधिगम को हम सुगम बना सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करता है। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में कैसी स्थिति होनी चाहिए उस पर देखिए। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है, इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से लिखा देती है, हम बोलेंगे उतार लीजिए, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा नहीं हो। और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए करना, याद नहीं करना है, समझना है, ठीक है, तो काट देंगे। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, जिसका संदर्भ शिक्षिका है, ये भी गलत है। संदर्भ शिक्षिका ही नहीं है, बहुत सारे हैं। इसका जो संदर्भ हमारा परिवेश है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, सब है, हमारा विद्यालय है। एक शिक्षिका ही उसका संदर्भ नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम ही एक संसाधन नहीं है, ठीक है, और शिक्षिका ही नहीं। इससे आगे भी NCF कहते हैं कि बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, यानी कि वो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान दे रही है, तो क्या ऑप्शन सही होगा ना, ठीक है। अगला देखिए, कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं दंड पर आधारित है, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों पर जो है शिक्षिका व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान दे रही है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान दे रही है और बारी बारी से सभी को चेक कर रही है, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।